हुजूर महाराजा महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़, श्रीयुक्त अनिल सिंह जी गहलोत शिक्षाविद एवं समाज सेवी, श्रीमान सीपी जोशी हमारे बहुत ही डायनेमिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और श्रीमान मन्ना लाल जी रावत बहुत ही सरल, बहुत ही सज्जन, लेकिन भारत की संसद में अपनी बातों को बहुत ही प्रभावी तरीके से मन्ना लाल जी रखते हैं, और मानद कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंग देवूत वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय के कार्यवाहक अध्यक्ष विद्या प्रचारणी सभा एवं चेयरपर्सन बीएन विश्वविद्यालय श्री मोहब्बत सिंह जी राठौड़ प्रबंध निदेशक भोपाल नोबल संस्थान, यहाँ की प्रबंध समिति के अन्य सभी सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी हमारे शिक्षक मित्र, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूं इसलिए मित्र कह रहा हूं, शिक्षक मित्र और इस विश्वविद्यालय के मेरे प्रिय बच्चों, जब से आकर मैं इस मंच पर बैठा हूं मैं बराबर सामने की तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ देख रहा हूं, और अब तक अपने राजनीतिक जीवन में लगभग 60 से अधिक यूनिवर्सिटीज में जा चुका हूं। वहां की कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह जो होता है उसको भी संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। इसके अतिरिक्त भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जा चुका हूं, लेकिन जब से इस विश्वविद्यालय के परिसर में मैं यहां पर आया हूं, मुझे इस परिसर में कुछ डिफरेंट वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। अब हमारे जैसा व्यक्ति इसको एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि वाइब्रेशन कैसा है, लेकिन वाइब्रेशन पॉजिटिव है, यह मैं कह सकता हूं, और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जिस राज्य के विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन को संबोधित करने का अवसर मुझे न मिला हो, लेकिन मुझे यहां कुछ अलग फीलिंग हो रही है। लेकिन मैंने देखा कि स्वाभाविक है जब कोई चीफ गेस्ट आता है तो चीफ गेस्ट के स्वागत में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। मेरे संबंध में भी बहुत सारी अच्छी बातें यहां से कही गई हैं। मैं बैठे बैठे यह सोच रहा था, इतने सब सारे एडजेक्टिव्स, इतने सारे शब्दों के अलंकार मेरे लिए क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो नर हो या नारी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, स्वाभाविक है किसी को तैयार होना होता है, ठीक ठाक होना होता है, सोने चांदी के अलंकार भी पहने जाते हैं, पुरुष भी पहनते हैं, हमारी माताएं बहनें भी पहनती हैं। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि शब्दों के अलंकारों से मुझे भी अलंकृत करके ये विभूषित कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं आप सबको ठीक ठाक देखने लगूं। लेकिन मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि मनुष्य अपने जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण विभूषित हो सकता है, अपने डीड्स के कारण विभूषित हो सकता है। भोपाल नोबल संस्थान के 103 वर्ष पूरे हुए हैं स्थापना के। 104th ईयर फाउंडेशन डे इस शिक्षण संस्था का है। और सच में बताऊं कि मैं यहां आकर संतोष का भी अनुभव कर रहा हूं और हर्ष का भी अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वाइस चांसलर साहब कोशिश कर रहे थे कि मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाया। आज मौजूद हूं, इसलिए मुझे संतोष हो रहा है। और हर्ष की अनुभूति मुझे इसलिए हो रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, और जब कभी भी किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में जाता हूं तो वहां के बच्चों के साथ, वहां के शिक्षकों के साथ संवाद करने में मुझे सुखद अनुभूति होती है। साथियों, किसी भी संस्थान का फाउंडेशन डे केवल अतीत को याद करने का यह अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य में और भी बेहतर करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता को यह दोहराने का यह दिन है। और मैं इस संस्थान को भविष्य
में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका यह स्थापना दिवस एक शताब्दी से अधिक की सफल यात्रा को सिंबलाइज कर रहा है और इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, मुझे बतलाया गया है कि संस्थान की यात्रा मात्र 2 छात्रों और 1 शिक्षक के साथ कोर्ट ऑफ वार्ड्स स्कूल के रूप में शुरू हुई थी। महाराणा भूपाल सिंह जी ने वर्ष 1947 में ही मेवाड़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास भी किए थे, ऐसा मुझे बताया गया। हालांकि कुछ कारणवश कई दशकों तक उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अथक प्रयासों के बाद 2016 में भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ महाराणा भूपाल सिंह जी का स्वप्न साकार हो गया। इसलिए जब आप इस विश्वविद्यालय के इतिहास को देखते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए कि इसकी स्थापना में समय और धैर्य दोनों की परीक्षा हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब लक्ष्य तय कर लिया जाए तो उसकी प्राप्ति तक न तो विचलित होना चाहिए और न तो किसी भी सूरत में टूटना चाहिए। साथियों, मुझे सार्वजनिक जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण संस्थानों और कार्यक्रमों में, जैसा मैंने कहा, कि जाने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे सबसे सुखद अनुभव विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के साथ संवाद करने में मिलता है। इसलिए मैं हमेशा शिक्षण संस्थाओं में उनके कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, उसे मैं अपनी प्रायोरिटीज में रखता हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं भी एक शिक्षक रहा हूं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैं कह सकता हूं कि मेरे अंदर का शिक्षक आज भी जीवित है। राजनीति में आना तो हमारे लिए एक संयोग रहा है। हमारे यहां कहते हैं कि फिसल पड़े तो हर हर गंगे। कोई गंगा जी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्नान नहीं करना चाहता था, लेकिन गंगा जी के किनारे खड़ा था, फिसल गया। तब उसने जब गंगा जी में फिसल के गिर गया तब उसने भी बोला हर हर गंगे, वही हालत हमारी हो गई। राजनीति में आना हमारे लिए कुछ ऐसा ही हुआ है और मेरे द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने का कारण यह है कि अन्य संस्थानों को चलाने के लिए जिस ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, वह शिक्षण संस्थाओं में ही तैयार होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी इच्छा इन शिक्षण संस्थानों में जाने की होती है। इसलिए विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन भी कहा जा सकता है, यानी अन्य संस्थानों को चलाने के लिए जरूरी मानव संसाधन को तराशने वाला संस्थान है हमारे यह सारे के सारे शिक्षण संस्थान। और साथियों, मुझे बतलाया गया है कि भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी के विजन में भी ऐसी शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है जिससे विद्यार्थी सेल्फ रिलायंट हो सके, माने आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर होना मैं मानता हूं कि जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और आत्मनिर्भरता से मनुष्य के अंदर मान, सम्मान, स्वाभिमान की यह भावना स्वाभाविक रूप से यह बलवती होती है। और आज हम भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए काम कर रहे हैं और इसके पीछे का भी यही भाव है। मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना कितनी बलवती होती है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, बहुत सारे नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। कौन सी वह भावना थी उनके अंदर कि हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं तो उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अशफाक उल्लाह खां 21 साल की उम्र थी, फांसी की सजा हो गई। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि अशफाक उल्लाह, क्या तुम्हारी मां के लिए कोई संदेश है? तो अशफाक उल्लाह को याद आया कि बराबर उसकी मां यह कहती थी, अशफाक उल्लाह तुम शादी कर लो, बहू लाओ घर में, मैं बूढ़ी हो गई हूं। तो अशफाक उल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां को यह संदेश दे दो कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर
अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी कर ले जा रहा है। बहनों भाइयों, ये प्रबल स्वाभिमान की भावना होती है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह भावना। लेकिन बराबर हमें काशस रहने की जरूरत है। यह स्वाभिमान की भावना कहीं अहंकार में न बदल जाए। कभी कभी अहंकारी व्यक्ति भी अपने को कहता है कि मैं बहुत बड़ा स्वाभिमानी हूं। बहुत ही पतली रेखा होती है दोनों के बीच में। और चूंकि मैं टीचर रह चुका हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं, अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट है। किसी नंबर के पहले आप लगा दो तो उस नंबर की वैल्यू कम हो जाती है। 1 के पहले पॉइंट लगा दो तो 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, 1/10 हो जाएगी। किसी नंबर के पहले लगा दो। इसलिए कभी भी जीवन में मन के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं अपने सभी बच्चों को मैं बतलाना चाहता हूं, जीवन में यदि कुछ हासिल करना चाहते हो तो हमारा जीवन अहंकार शून्य कैसे रहे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, स्वाभिमान की भावना होती है, स्वाभिमान की भावना ये बलवती होनी चाहिए। और आप ये कल्पना करिए, आप पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाते हैं तो 1/0 यानी अहंकार शून्य हो गया, इंडिविजुअल शून्य हो गया, 0 हो गया। तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो बच्चों, 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, अनंत। अनंत सुख को प्राप्त करोगे जिस दिन तुम अहंकार मुक्त हो जाओगे। मित्रों, इस संस्थान का नाम मेवाड़ के महाराणा श्री भोपाल सिंह जी के नाम पर है। और महाराणा श्री भोपाल सिंह जी सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि मुझे बतलाया गया है कि वे एक शिक्षाविद भी थे। उन्होंने चित्तौड़ में हिंदी विश्वविद्यालय, उदयपुर में कृषि महाविद्यालय तथा कई अन्य स्कूल भी स्थापित किए थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी अनेक स्कूल स्थापित किए। 1940 तक उनके प्रयासों से मुझे यह बताया गया है साक्षरता 10 गुना तक बढ़ गई थी। यह एक मेजर अचीवमेंट रहा है। और महाराणा भूपाल सिंह जी एक सच्चे देशभक्त भी थे। और आज़ादी के बाद जब 565 रियासतों के भारत में विलय की बात आई, तब महाराणा भोपाल सिंह जी ने साफ शब्दों में कहा था कि आई एम विद इंडिया, यानी उनके लिए भी इंडिया फर्स्ट के प्रति यह प्रतिबद्धता रही है। इंडिया फर्स्ट उनका राज्य था, लेकिन राज्य की चिंता उन्होंने नहीं की, धन दौलत की चिंता नहीं की। अपना शासन सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट। इसीलिए उन्होंने कहा था आई एम विद इंडिया। साथियों, महाराणा भूपाल सिंह जी के जीवन में शौर्य और राष्ट्रभक्ति दोनों सर्वोपरि थे। वे ऐसे लोगों के साथ भोजन करते थे, मुझे बतलाया गया है, जिनके पूर्वजों और परिजनों ने मेवाड़ के महाराणाओं के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया है और मातृभूमि के लिए वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपना बलिदान दिया है। यह कार्य भूपाल सिंह जी द्वारा देश के लिए लड़ने और बलिदान देने वाले वीरों के प्रति गहन सम्मान और कृतज्ञता का भी यह प्रतीक है। इस रूप में मैं इसे लेता हूं। साथियों, उसी तरह से हमारे आर्म्ड फोर्सेज में भी बड़ा खाना करने की एक परंपरा है और जब कभी भी अपने जवानों के बीच में जाता हूं तो उनके साथ बड़ा खाने में मैं भी शामिल होता हूं और मुझे सचमुच बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि उन जवानों के साथ भी बातचीत करने का, सीधा प्रोटोकॉल को तोड़कर बातचीत करने का, सीधा संवाद स्थापित करने का मुझे सहज वातावरण में बहुत ही सुखद अवसर मिलता है। उनके जीवन को नजदीक से मैं अनुभव करने की कोशिश करता हूं, निकटता से उनको जानने की भी कोशिश करता हूं। उनका परिवार का परिवेश कैसा है, परिवार के हालात क्या हैं, उसके बारे में भी उनसे जानकारी लेता हूं और सचमुच यह पल हमारे लिए सदैव यह खास हुआ करता है। साथियों, आज का भारत अपने अतीत पर गर्व करता है, अपनी परंपराओं का यह भारत सम्मान करता है, अपनी महान सांस्कृतिक विरासत को भारत यह समझता है। भारत की धरती ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन,
पिंगल, मैत्रेयी, गार्गी तथा तिरुवल्लुवर जैसे महान विद्वानों को जन्म देने वाली यह भारत मां है। भारत ने दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, गणितज्ञ, डॉक्टर ही नहीं दिए, बल्कि महान संत और दार्शनिक भी भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं। साथियों, प्राचीन काल से ही इंडियन नॉलेज सिस्टम असाधारण रूप से रिच और अनपैरेलल रहा है, समृद्ध और अद्वितीय रहा है। इसमें आस्था और विज्ञान, लौकिक और आध्यात्मिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग के बीच एक अद्भुत संतुलन भी दिखाई देता है। यही संतुलन भारतीय चिंतन को बौद्धिक के साथ साथ जीवन उपयोगी भी बनाता है। आपके सामने अभी मैंने आस्था और अध्यात्म इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। आस्था क्या होती है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आस्था का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आस्था और विश्वास का बड़ी से बड़ी जिंदगी की मुसीबतों को, जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आस्था और विश्वास के का आधार लेकर उसके सहारे हल किया जा सकता है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई यह कहे ऐसा आप कैसे होता है? मैं तो सीधा से, मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मैं यह मानता हूं। यदि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आस्था और विश्वास के आधार पर हल हो